पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को अब उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया गया है और जिस तरह की अभी तक जो हालात है, जो इस समय आंकड़े हैं, उसके अनुसार यह तय माना जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ही अगले उपराष्ट्रपति होंगे। लेकिन सवाल यह है कि इनकी जगह अब पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन होगा। तो आपको बता दें, जो सबसे ज्यादा नाम चर्चा में है वो है मुख्तार अब्बास नकवी। और इसके पीछे का एक कारण है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जो जगदीप धनखड़ हैं, जब तक ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे, नियुक्ति से लेकर और आज तक इनके साथ विवाद जुड़ा रहा। नियुक्ति के समय एक परंपरा है कि जो गृह मंत्री हैं वो राज्य की मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा करते हैं और उनको बताया जाता है कि हम फला फला व्यक्ति को राज्य में राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं और उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बाकायदा इसके लिए मुलाकात गृह मंत्रालय में होती है। लेकिन जगदीप धनखड़ जी के बारे में ममता बनर्जी का आरोप है कि उनको नहीं बताया गया और ना ही उनसे सलाह ली गई। जब इनकी नियुक्ति कर दी गई, घोषणा कर दी गई, उसके बाद ममता बनर्जी कहती हैं कि मुझे गृह मंत्रालय से फोन आया था कि आपके राज्य के राज्यपाल के रूप में जगदीप धनखड़ को नियुक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो है गैर संवैधानिक है, पहले चर्चा करनी चाहिए थी। हालांकि यहां से शुरुआत हुई और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह के पश्चिम बंगाल में हालात बने, ये दूरियां और बढ़ती चली गई। जगदीप धनखड़ जी को वो विलेन के तरह से मानने लगी और हर उनका किया गया काम में दखल अंदाजी करने लगी और यहां तक हुआ कि कई फैसलों को पलट दिया गया या कई फैसलों को माना नहीं गया। जो जगदीप धनखड़ जी ने कहा, अधिकारी तक नहीं सुन रहे थे। अधिकारियों को पश्चिम बंगाल के ये तक कह दिया गया कि राज्यपाल जो भी कहें, आपको इनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, मैं यहां की सर्वे सर्वा हूं, मैं जो कहूंगी वही फाइनल है। तो हमने देखा था कि उनके मुख्य सचिव जो थे ममता बनर्जी के चट्टोपाध्याय, उन्होंने किस तरह से प्रधानमंत्री जब दौरे पर गए थे वहां पड़ोस के राज्य में, तो ममता बनर्जी जी के साथ उनको जाना था और किस तरह से वो देरी से मीटिंग में पहुंचे थे, इसको प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी माना गया था। तो ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ था उस समय और ये माना गया कि इस प्रोटोकॉल के उल्लंघन में ममता बनर्जी ने जिस तरह का रोल निभाया, जिस तरह का काम किया, ये इसकी निंदा हुई थी। क्योंकि एक प्रोटोकॉल है कि अगर प्रधानमंत्री की मीटिंग में आपको जाना है और आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं या कोई आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी, आपको उनके पहुंचने से पहले पहुंचना होता है, लेकिन आप लेट गई। इस पर विवाद हुआ और चट्टोपाध्याय से कारण बताओ नोटिस दिया गया, लेकिन उस पर ममता बनर्जी अड़ गई थी और उन्होंने चट्टोपाध्याय का साथ देते हुए यहां तक कह दिया कि आप हटा नहीं सकते और बाद में उनको निजी सचिव नियुक्त कर दिया। मतलब सीधा सीधा ममता बनर्जी ने अपना जो कार्यकाल पूरा किया पिछला, उसमें केंद्र सरकार से वो हमेशा लड़ती रही, अड़ती रही। अब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व इस बात को जानता है कि जिस तरह से चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, लोगों के घर जलाए गए, महिलाओं के साथ रेप हुए, हत्याएं हुई, इन सब में टीएमसी के कार्यकर्ताओं का हाथ पाया गया। लोगों का कहना है कि हम जानते हैं, बाई नेम एफआईआर की गई थानों में, लेकिन पुलिस ने उनकी नहीं सुनी। उसके बाद जगदीप धनखड़ जी सामने आए और उन्होंने वो रोल निभाया जो एक बड़े अधिकारी को निभाना चाहिए था। उन्होंने वो सारी एप्लीकेशनली लोगों के बीच गए, उनका दुख दर्द सुना, यहां तक कि वो असम के उस कैंप में भी गए जो लोग पश्चिम बंगाल से घर छोड़कर विस्थापित होकर अपनी जान बचाकर असम में गए थे और वहां जाकर लोगों की उन्होंने सुनी एप्लीकेशनली और उसको फिर कोर्ट के जरिए और गृह मंत्रालय को सौंपा। कोर्ट के जरिए उन लोगों की एफआईआर हुई। मानवाधिकार, महिला आयोग, एससी एसटी आयोग, ये सबको वहां भेजा गया और उनके कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर जो निरीक्षण किया, उसके बाद जगदीप धनखड़ जी की जो रिपोर्ट गई, अभी तक हालांकि कार्रवाई होना बाकी है, लेकिन रोज ये माना जाता था कि आज राष्ट्रपति शासन लगा, आज राष्ट्रपति शासन लगा। अब केंद्र है, उनकी कुछ मजबूरियां हैं, शायद रही होंगी, कुछ दिक्कत रही होगी ताकि राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। लेकिन जगदीप धनखड़ जी के अब हटने के बाद अब बीजेपी नेतृत्व
इस बात पर चिंतन मनन बारीकी से कर रहा है कि अगला राज्यपाल किसको बनाया जाए। तो जैसा मैंने कहा, मुख्तार अब्बास नकवी का नाम इसलिए आगे चल रहा है, इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो एक मुस्लिम है और ममता बनर्जी का मुस्लिम प्रेम किसी से छुपा नहीं है। वो इस हद तक है कि जो बांग्लादेश से रोहिंग्या आते हैं, जो घुसपैठिए आते हैं, ममता बनर्जी उनको बड़े प्रेम से वहां रखती हैं अपने राज्य में। उनके सरकार, उनके नुमाइंदे, टीएमसी के कार्यकर्ता उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं। उनके राशन कार्ड बनाए जाते हैं, उनको ठहरने की व्यवस्था की जाती है, उनके लिए सारी व्यवस्था करके फिर वो पूरे भारत में छाते हैं। अब ये सब देखा गया है, उनका रोहिंग्या प्रेम किसी से छुपा नहीं है। तब एक बात कॉमन है कि उनको असल में अपना वोट बैंक दिखाई देता है और उनको लगता है कि हिंदू तो उनको वोट देगा ही, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं और जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, वो तो उनका वोट बैंक पक्का है। लेकिन मुस्लिमों को अगर अपना खाते में कर लिया जाए तो उनकी जीत निश्चित है और इसी फॉर्मूले से ममता बनर्जी इस बार भी जीती हैं। तो उनको लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहिए, तो वो कभी कभी दुर्गा पूजा जब होती है उस पर बैन करती हैं और कई बार हमने देखा है कि वो नमाज पढ़ने की मुद्रा में रहती हैं। ये बात अलग है कि जब चुनाव आता है तो वो दुर्गा पाठ भी मंच से करती हैं, अपने को हिंदू भी बताती हैं। ये सब किया गया, लेकिन अब इसकी काट भारतीय जनता पार्टी ढूंढने में लगी है और ये काट के रूप में मुख्तार अब्बास नकवी का नाम फाइनल माना जा रहा है, क्योंकि वो एक मुस्लिम है और जब एक मुस्लिम राज्य का राज्यपाल होगा तो निश्चित रूप से वो जब कोई कार्रवाई करेंगे तो उनके खिलाफ ममता बनर्जी क्या बयानबाजी करती है, मुख्तार अब्बास नकवी क्या रिपोर्ट देते हैं, कम से कम इस पर सवाल उठाने के पहले 2 बार सोचना होगा। और यही तुरुप का इक्का भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में खेलने जा रही है। ये ममता बनर्जी के लिए एक झटका होगा और आपको बताएं कि जिस तरह की अगले दिनों, आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में कार्रवाई होनी है, जिसकी हम चर्चा काफी दिनों से कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के टुकड़े होने हैं, जैसा कि केंद्र सरकार हालांकि अभी तक मना कर चुके हैं, लेकिन सूत्रों का मानना है कि इसके अलावा पश्चिम बंगाल या असम या अरुणाचल प्रदेश, इसकी जो सीमा है जो चीन से लगती है, उसको यदि सुरक्षित करना है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को यदि सुरक्षित करना है, तो इसका एकमात्र हल है कि पश्चिम बंगाल से इस भाग को अलग करके, कि जो सेंसिटिव एरिया है उसको अलग करके और वहां यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए और वहां केंद्र सरकार का शासन हो, मिलिट्री के आधिपत्य में हो, ताकि उसको सुरक्षित कर लिया जाए। जो भाग सबसे ज्यादा संवेदनशील है और चीन की बॉर्डर से लगता है, चीन यदा कदा वहां नजर बनाए रखती है। और शरजील इमाम, आपको याद होगा, जो सीए के विरोध के नाम पर दिल्ली में भाषण दे रहा था, उसने वहां भाषण दिया था कि हम इस चिकन नेक को भारत से काट दें तो हम भारत से कुछ भी मनवा सकते हैं और भारत के इस भाग को, असम को, हम भारत से काटने में कामयाब हो सकते हैं। तो इस योजना के खुलासे के बाद से केंद्र सरकार, हमारी सेना और गुप्तचर विभाग, इन सब की राय यह है कि इस चिकन नेक को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि यहां को लेकर चीन की योजना बन चुकी है, जिसका खुलासा शरजील इमाम के भाषण से हुआ था। हालांकि इस पर नजर पहले से भी थी और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर केंद्र सरकार 2014 से काम कर रही है। जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में विकास के काम किए गए मोदी सरकार ने, जिस तरह वहां रेलवेज बिछाए, जिस तरह वहां हाईवे बनाए, पहाड़ों में चीन की लगती सीमाओं तक जाने के लिए, सुगमता से पहुंचने के लिए नदियों पर पुल बनाए गए, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ, मोदी सरकार ने 7 साल में किया, क्योंकि वो समझती है कि हमारी सेनाओं को चीन के बॉर्डर तक पहुंचने में जो यातायात का साधन चाहिए, उसमें जो तेजी चाहिए, वो जरूरी है। और इसलिए वो जो नॉर्थ ईस्ट है, इसमें विकास के काम हुए। ये बताता है कि मोदी जी के विजन में पहले से ये चीजें थी। ये तो बात अलग है कि शरजील इमाम के भाषण से ये चीजें सार्वजनिक हो गई, लोगों को भी पता लगा कि किस तरह की योजनाएं चल रही हैं, इनके मन में क्या षड्यंत्र चल रहा है। तो इतना तय है कि ये यूटी जब बनाया जाएगा,
इस कॉरिडोर के भाग को और असम के कुछ क्षेत्र को मिला करके, तो उस समय कुछ दिक्कत हो सकती है और उसमें कार्रवाई भी की जानी है। अभी घुसपैठियों को लेकर, एनआरसी लागू होने को लेकर कुछ चीजें होनी है। तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा अगला कार्यकाल जो भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहेंगे, और इसलिए ये माना जा रहा है मुख्तार अब्बास नकवी ही उसके लिए सबसे सुटेबल हैं, और इसीलिए इस बार राज्यसभा में उनको रिपीट नहीं किया गया। कहीं ना कहीं उनको राज्यपाल बनाना था, और वो राज्य है पश्चिम बंगाल। वंदे मातरम।